नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था जो लगभग 3.5 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन पार कर गई है, उसका हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे या विश्लेषण करेंगे कि वो किस तरीके से ये इतना बड़ा नंबर क्या हम सभी देशवासियों के लिए बेनिफिट है, उसका रियल बेनिफिट है कि नहीं है। क्योंकि देखिए, आपने सब ज़्यादातर न्यूज़ में सुना होगा कि हम बहुत बड़ा एक बाज़ार बन चुके हैं विदेशी कंपनियों के लिए या बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। हमें एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसको वो इग्नोर नहीं कर सकते। तो क्या एक देश के लिए एक बाजार होना दूसरी कंपनियों के लिए या दूसरी देशों के लिए, ये खुद उस देश के लिए अच्छी बात है? इसका ओवरऑल मतलब अगर बताया जाए तो हमारे देश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तीन चीज़ें मुख्य होती है। एक होती है इंपोर्ट, और एक होती है एक्सपोर्ट, और एक होती है घरेलू प्रोडक्शन। तो इन तीन चीज़ों में अगर हम बांटें और इन तीन चीज़ों के हिसाब से विश्लेषण करें तो जो इतनी बड़ी खाली एक इकोनॉमी पे ध्यान दिया जाता है, जबकि उसके एक दूसरे फैक्टर पे ध्यान दिया जाना चाहिए, वो है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। तो उस इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में जो सबसे मेजर रोल निभाता है वो है कस्टम ड्यूटी। और कस्टम ड्यूटी अभी क्या रोल निभा रही है, या फिर अगर हम उसमें कुछ किसी तरीके के चेंजेस करें तो क्या वो बदलाव निभा सकती है, या किस तरीके से आज की तारीख में जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां ज़्यादा प्रभावित क्यों नहीं हो पा रही का शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, आज की तारीख में हर छोटी से छोटी चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादातर। एग्जाम्पल के तौर पर ये सेल्फी स्टिक जिससे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये चाइना से आई है, जबकि इसमें बहुत बड़ी कोई कलाकारी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। दूसरा, अगर मैं आपको दिखाऊं छोटी सेल्फी स्टिक, मान लीजिए इस तरीके की कोई छोटी सेल्फी स्टिक है, तो ये ज़्यादातर जो आपको दिखाई देंगी, चाहे ऑनलाइन प्लेटफार्म पे दिखाई देगी चाहे ऑफलाइन दिखाई देगी, आप कभी गौर करिएगा, ज़्यादातर वो चाइना की है। मोबाइल एक्सेसरीज ज़्यादातर चाइना की है। इनफैक्ट अभी ही दिवाली गई है, दिवाली की आप सभी को शुभकामनाएं। दिवाली पे जो भी आपने जिस भी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ियाँ देखी होंगी या ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स टॉय देखे होंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो चाइनीज़ आए हुए हैं या फिर दूसरे देशों के आए हुए हैं। तो हम इसका विश्लेषण करते हैं कि हम इतनी ज़्यादा चीज़ें चाइना से या किसी भी और कंट्री से मंगाते क्यों हैं, जबकि इसमें बहुत ज़्यादा कोई टेक्नोलॉजी का भी यूज़ नहीं हो रहा है। सिंपल सा एक प्लास्टिक होती है, उसको हमने मोल्ड में बदल देना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसकी शेप्स में बदल देना है, उसके यूजेस में बदल देना है, लेकिन फिर भी हम इंपोर्ट प्रीफर कर रहे हैं बजाय मैन्युफैक्चरिंग के। तो उसका विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कस्टम ड्यूटी का लॉजिक क्या है। तो देखिए, किसी भी देश में दो फैक्टर्स होते हैं। एक होता है उसका घरेलू कंजप्शन, इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग, इन दोनों का यूज है जो है कंजम्पशन। कंजम्पशन ये होगा। तो इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग करी, देश ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद ही कर ली। एग्जांपल के तौर पर एक वीडियो में मैंने देखा था कि दुग्ध के क्षेत्र में हम सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग है या उत्पादन करता है, लेकिन हम खुद ही उसके यूज़र भी यानी कि कंजप्शन करता भी खुद ही सबसे बड़े हैं। तो इसमें अच्छी बात यह है क्योंकि हम कंजप्शन खुद सबसे बड़े करते हैं, लेकिन हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ता क्योंकि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन भी हम खुद ही कर लेते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारे देश पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ा। तो इसी तरीके से हम जो है किसी देश के भी एक्सप्लेन करें कि उसकी जो इकोनॉमी है उसमें कहते हैं कि भाई 2 ट्रिलियन पार हो गई, 3 ट्रिलियन पार हो गई, 4 ट्रिलियन पार हो गई। अगर हम खाली इस नंबर पे जाते हैं तो हमें लगता है कि हम बढ़ रहे हैं, लेकिन असल में अगर हम इसको अलग अलग फैक्टर्स पे देखें और उसमें कस्टम ड्यूटी ये बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर हम इस फैक्टर पे देखें तो क्या हम सही में बढ़ रहे हैं या हम पीछे हट रहे हैं। मतलब इन फ्यूचर हो सकता है अगर हम इसी तेज़ी से चलते रहे तो हमारी जो परचेजिंग पावर है वो और कम हो जाएगी बजाय बढ़ने के। वो कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूँ। एक हो गई इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि
जो परचेजिंग पावर है आप लोगों की, परचेजिंग पावर वो फ्लो इक्वल बना रहेगा, वो फ्लो इक्वल बना रहेगा, क्योंकि देश का पैसा देश के अंदर ही है। प्रोडक्शन जो यूज़ हो रही है उसमें जो लेबर यूज़ हो रही है, ठीक है ना, या जो भी सोर्सेज यूज़ हो रहे हैं वो इंटरनली ही हो रहे हैं। तो इसका कोई बैड इफेक्ट्स नहीं पड़ेगा अगर हम इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या प्रोसेसिंग कर रहे हैं। एक घड़ी को असेंबलिंग भी मान लीजिए, हालांकि ये मेन फैक्टर है, असेंबलिंग उसे जोड़ना हो गया तो वो इतना मेन फैक्टर नहीं है। तो आप सबने एग्जांपल के तौर पर शार्क टैंक देखा होगा, तो उसमें आपने एक चीज़ समझी होगी, या उसको हटा भी दीजिए तब भी मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि कोई भी चीज़ जो फिनिश गुड्स होती है उसमें हमेशा जो रॉ मटेरियल की जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है। एग्जांपल के तौर पर आप एक प्लास्टिक की कुर्सी ले लीजिए, तो जब वो प्लास्टिक की कुर्सी टूटेगी और आप इसे कबाड़ी वाले को दोगे तो वो कुर्सी जो आपने 500 या 5000 की ली होगी उसके मुश्किल से वो 10, 20, 50 रुपये देगा। क्यों? क्योंकि जो उसकी जो प्लास्टिक की वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो बेसिक चीज़ ये है कि रॉ मटेरियल की वैल्यू हमेशा बहुत कम होती है, उसमें जो प्रोसेसिंग होती है, जो लेबर रखती है, जो प्रोसेसिंग होती है, उसमें मेन खर्चा होता है। तो ये सारा फैक्टर जिस देश में होगा, जाहिर बात है उसमें परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ेगी, क्योंकि उन पे जॉब ज़्यादा होगी। और जिस देश में ये कम होगा उस देश में धीरे धीरे आप देखेंगे कि लोगों की परचेजिंग पावर कम होती जा रही है, क्योंकि जॉब्स भी कम होती जा रही है। सॉरी। तो आज की तारीख में हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां क्यों प्रोत्साहित नहीं हो रही, या फिर यूँ कहें कि इंपोर्ट इतना क्यों बढ़ता है, सॉरी। तो इंपोर्ट के इतना बढ़ने के पीछे खासकर उन चीज़ों में जो कि काफ़ी बेसिक्स है, और सबसे ज़्यादा अगर मैं आपको बताऊं तो मोबाइल्स की एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज, कंप्यूटर स्टेशनरी या एक्सेसरीज भी बोल सकते हैं इसको। ये एग्जाम्पल के तौर पर कुछ एक चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं बजाय मैन्युफैक्चरिंग करने के। तो इसका हम विश्लेषण करते हैं कि ऐसा क्या है कि हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा बजाय मैन्युफैक्चरिंग करने के। तो इसमें बहुत बड़ा जो रोल निभाती है वो है कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी के हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। कस्टम ड्यूटी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये ही है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इंटरनली प्रोड्यूस करा जाए, ताकि ये जो मैंने आपको बताया कि जो जॉब वर्क है, जो प्रोसेसिंग है वो उसी देश में हो। अगर उसी देश में होगी तो उसका रोटेशन ऑफ फ्लो मनी का उसी में रहेगा, मनी फ्लो उसी में रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, कंपनी है, वो बनी रहे, इंपोर्ट ना करें, इसीलिए कस्टम ड्यूटी लगती है। जब भी हम कस्टम ड्यूटी से कोई भी चीज़ मंगाते हैं तो उस पर एक बेसिक अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी लगती है जो उसकी प्राइस को बढ़ा देती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कार की बात करता हूँ। अगर कोई एक देश, मान लीजिए अभी हम बात कर रहे हैं इंडिया की, इंडिया कार मैन्युफैक्चर करता है, तो उसे कार की मान लीजिए कीमत आती है 5 लाख रुपए एग्जाम्पल के तौर पर। वहीं वो एक कार इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट कार, जिसकी कि मान लीजिए लगभग वैल्यू सेम ही है। अब क्योंकि यहाँ पे ये 5 लाख रुपए इस कंपनी को कॉस्ट पड़ी, लेकिन इसमें जो मटेरियल की जो वैल्यू है, मान लीजिए वो है सपोर्टेड 50,000 रुपये है। जब वो कार डंप हो जाएगी पूरी तरीके से तो 50,000 से ज़्यादा नहीं जाएगी, ऐसा मान के चलते हैं।
क्योंकि उसमें जो बेसिक वैल्यू है, रॉ मटेरियल की वैल्यू है, वो बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में नहीं होती। कार तो क्या किसी भी चीज़ में नहीं होती, उसकी जो प्रोसेसिंग है, उसकी जो प्रोसेसिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, असेंबलिंग है, इनमें मेन पैसा खर्च होता है। किसी भी आइटम में मेन पैसा इसी में खर्च होता है। तो अब ये जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो अब ये जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इंडिया में है, इसने ये कार बनाई जिसकी कॉस्ट इसे 5 लाख पड़ी, यानी कि जो 4.5 लाख रुपए है, यानी कि जो 4.5 लाख रुपए है, वो क्या हुआ, उससे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी, इंक्रीज हुई, ठीक है ना। जॉब प्रोड्यूस हुई, क्योंकि ये रोटेशन ऑफ फ्लो है, कुछ नहीं है, ये रोटेशन ऑफ फ्लो है, जो कि फ्लो हो रहा है उसी देश में फ्लो हो रहा है। अब सपोज डेट, अब दूसरी तरफ एक और सिनेरियो देखते हैं जिसमें हमने 5 लाख की कार इंपोर्ट कर ली। अब क्योंकि हो सकता है वो मॉडल कस्टमर को ज़्यादा पसंद आ रहा हो, या फिर वो उससे बेहतर हो, सपोज डेट अलग अलग देशों में अलग अलग टेक्निक्स होती है, तो उसका मन कर रहा है ये वाली लेने का। तो गवर्नमेंट चाहती है कि भाई ये तो 5 लाख रुपए सीधे ही निकल जाएगा ना, ये तो 5 लाख रुपए सीधे ही इंडिया से आउट हो जाएगा, जबकि ये 4.5 लाख रुपए यहाँ पे ये परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ा रहा है और जॉब प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि इसमें कोई रोल नहीं है। ये तो बंदे ने सीधा ऑर्डर करी, मंगाई और आ गई। तो वो क्या करती है कि वो इसे हतोत्साहित करने के लिए, मतलब हर बंदा ऐसे ना कर ले, वो इस पर कस्टम ड्यूटी लगा देती है। कई केसों में ये 100% तक भी होती है, अलग अलग गुड्स पे अलग अलग तरीके की होती है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर इस पे सपोज डेट इन्होंने 50% लगा दी, यानी कि ये 2.5 लाख की, ये मैं सब समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी रेट को शो कर रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल के तौर पर है। तो 2.5 लाख रुपए की गवर्नमेंट ने कही कि भाई इस पर कस्टम ड्यूटी लग गई, ये आप मुझे दे दो, ताकि अब जो पैसा आप कोई इंटरनली खर्च करना चाहिए था, अगर आप यहाँ से लेते तो ये पैसा जो है इंटरनली हो जाता, लेकिन क्योंकि आप नहीं ले रहे तो मैं कस्टम ड्यूटी आपसे लूँगी और मैं कुछ आपसे कलेक्शन कर लूँगी, और फिर इस रोटेशन को तो चलाना ही चलाना है, लोगों को जॉब तो देनी ही देनी है, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ानी ही बढ़ानी है। तो कैसे ना कैसे करके किन्हीं और सोर्सेज के द्वारा मैं उनको जॉब दूंगी। तो यानी कि आपको पड़ गई 7.5 लाख की। अब हर व्यक्ति 5 से 7.5 लाख पे जाएगा नहीं, तो वो क्या करेगा, वो प्रेफर करेगा इंटरनल चीज़ों को बनी हुई, यानी कि अगर मोटा मोटी क्राइटेरिया देखा जाए तो इंटरनल चीज़ अगर बनती है तो वो इंपोर्ट के मुकाबले सस्ती होनी चाहिए। पहला क्राइटेरिया इसका यही होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि वो बहुत ज़्यादा जॉब प्रोड्यूस करता है और लॉन्ग टर्म में हमें जो है यथास्थिति में बनाए रखता है। तो हमारी परचेजिंग पावर निरंतर सालों साल बनी रहती है, हम जितने हैं उतने ज़रूर बने रहते हैं, हम नीचे की साइड नहीं जाते, डाउनफॉल में नहीं जाते, यानी कि हम गरीब नहीं होते। जबकि आज की तारीख में देखा जाए तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर ही सही ये बताया, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सेल्फी स्टिक लेके आया चाइना की, टॉय लेके आया वो भी चाइना का। तो ये देखिए, ये जो है सिर्फ पॉलिसी मेकिंग के जरिए ही इस चीज़ को बदल सकते हैं, बजाय हल्ला गुल्ला करके कि किसी एक दिन हम कहे कि जी आओ चीनी कम करते हैं। जैसे एक ऐड आया था कि जी आओ चीनी कम करते हैं, इस बार एक मोबाइल का एक ऐड था, ऐसे चीनी कम नहीं होती। हम देखिए, हम उन पे भी निर्भर नहीं है, हम चीज़ों पे निर्भर है। वो जो बनाएगा हम ले लेंगे, हमें कोई शौक थोड़ी है कि हम सीधा चाइना से ही लेके आए। हमें तो चीज़ें चाहिए अपने कंजम्पशन के लिए, अपने यूजेस के लिए चीज़ें चाहिए, जो बनाएगा वो लेके आएगा। अब ये हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं कि लोग इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 100 तरीके के लोगों को झंझट होती है। तो अगर वो झंझट ले रहे हैं, वो रिस्क ले रहे हैं, तो जाहिर बात है उनको ये श्योर होना चाहिए कि जो मेरी वैल्यू है वो एटलीस्ट मुझे कम की पड़नी चाहिए भाई, तभी तो मैं इस कंपटीशन में सर्वाइव कर पाऊंगा, खुद के प्रोडक्ट को बेच पाऊंगा। तो ऐसी क्या बात है कि वो उन्हें लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग करने से अच्छा आप इंपोर्ट कर लो। तो देखिए, इंपोर्ट के अंदर कोई झंझट नहीं होता। दूसरा ये कि जो भी आप करते हैं, मान लीजिए आपने गुड्स इंपोर्ट करी,
ठीक है। अब गुड्स इंपोर्ट अगर करी है तो उसे पता है कि इस पे जो कस्टम ड्यूटी लग रही है, मान लीजिए 20% कस्टम ड्यूटी लग रही है। अब ये 100 रुपए की चीज है, 20% इस पे कस्टम ड्यूटी लगी, यानी कि टोटल 120 रुपए की हो गई, टोटल 120 रुपए की हो गई है। अब ये जो 20 रुपए है, ये एक इम्पोर्टर ने पे तो जरूर की है, लेकिन इसका जो बर्डन पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा? एंड यूजर पे। जो ये एंड यूजर है, जो कंजम्पशन कर रहा है, इसका जो बर्डन है वो किस पे पड़ता है? एंड यूजर पे पड़ता है। तो वो कह रहा है भाई मेरी जेब से तो जा नहीं रहा, इसका तो बर्डन एंड यूजर पे पड़ रहा है। तो अगर यही चीज मैं मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ और मुझे अगर ये सपोर्टेड 100 रुपए की या 105 रुपए की ही पड़ रही है, तो मैं क्यों इतना बर्डन लूँ कि मैं सारी चीज़ों को मैनेज करूँ, हर चीज़ को मैनेज करूँ? तो जाहिर बात है वो सोचेगा, हतोत्साहित हो जाता है वो कि मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। दूसरा ये कि उसे अगर चीज़ बनानी भी है तो उसके लिए मान लीजिए जो सबसे मेन फैक्टर मुझे लगता है मशीनरी है, मशीनरी है या रॉ मटेरियल है, जो सबसे मेन फैक्टर मुझे लगता है मशीनरी है। अब ये इसका बिल बना, मान लीजिए ये लाता है, बेचता है, फिर मंगाता है, तो ये इसका बिल बना 10 लाख का, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। इन्हें 10 लाख का ऑर्डर दिया, 20% की उस पर लग गई ड्यूटी, यानी कि 2 लाख रुपए, और जो भी है उसके बाद उसने माल बेचा, बिक गया माल। तो वो कह रहा है कि भाई ठीक है, मैं प्रोडक्ट बना सकता हूँ, उसमें कोई इतनी बड़ी टिपिकलिटी नहीं है, बट मुझे उसके लिए मशीनरी चाहिए। मशीनरी मीन्स मोटी कैपिटल। अब सपोर्ट है उसे मशीनरी का प्लांट लगाना है, उसे ये जो ये गुड्स मंगाता है वो ये बना सकता है, लेकिन उसके लिए उसे प्लांट लगाना है। तो ये प्लांट मान लीजिए सपोर्टेड 10 करोड़ का लगा है। अब 10 करोड़ का प्लांट लगाने के लिए अगर मशीन पे भी कस्टम ड्यूटी लगी हुई है, जो हालांकि आज की तारीख में लगी हुई है, कुछ कम या ज़्यादा हो सकती है, मान लीजिए किसी पे 7.5% हो सकती है, किसी पे 10% हो सकती है, किसी पे 5% हो सकती है, पर मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि इस कस्टम। तो दोस्तों अब जो मैं कहने जा रहा हूँ इस वीडियो का मेन सार उसी में कि जो कस्टम ड्यूटी है वो मशीनरी और रॉ मटेरियल, इन पे लगभग ना के बराबर ही होनी चाहिए। मान लीजिए 1% हो गई, सपोज डेट 1% हो गई। अब सपोज डेट उसे मशीनरी का एक प्लांट लगाना है जिसमें उसे 10 करोड़ रुपए चाहिए। 10 करोड़ रुपए का मतलब अगर 10% भी ड्यूटी हो तो उसे एक्स्ट्रा 1 करोड़ रुपए चाहिए ड्यूटी के लिए, प्लस उसके बाद वो जीएसटी का टैक्स भी देगा। जीएसटी का टैक्स भी वही 1% ही होनी चाहिए, लेकिन आज की तारीख में मान लीजिए वो 18% है या 12% है, तो यानी कि उसे एक्स्ट्रा 2.5-3 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, जो कि उसे गवर्नमेंट को देने हैं। उसमें से वो कस्टम ड्यूटी उसका पार्ट हो जाएगा, खर्चे का, कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा यानी कि, और जो जीएसटी एट आप कहेंगे कि उसका तो क्लेम मिल जाएगा। देखिए क्लेम मिल जाएगा ठीक है, लेकिन सपोर्टेड एक पर्सन लोन ले रहा है। अब उसे पता है कि अगर मैंने 10 करोड़ का कोई प्लांट लगाया, उसमें अगर मैंने ठीक है मैंने गवर्नमेंट को 2 करोड़ रुपए दिए ड्यूटी के नाम पे, वो मुझे वापसी कहेगी कि एडजस्ट कर लो, लेकिन वो एडजस्ट अगर सपोर्टेड 2 साल में हो रहे, 3 साल में हो रहे, तो उस पर जो ब्याज लगा, भाई अगर मैंने रकम ब्याज पे ली है तो अगर जो 3 साल का जो ब्याज हो गया वो भी आप लगा लीजिए कि 1.5-2 करोड़ का, 2 करोड़ का मान लीजिए, तो 2 करोड़ का ब्याज ही ब्याज कम से कम भी आप लगा लीजिए, तो 2 3 30-35 लाख रुपए, 40 लाख रुपए हो जाएगा। 30 लाख रुपए मान लीजिए 3 साल का, हर साल का 10 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली। ये सब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ। तो वो कहेगा भाई मैं इतना रिस्क क्यों लूँ? ऊपर से वो रॉ मटेरियल मंगाएगा, अगर इंटरनली देश में है अच्छी बात है, लेकिन अगर सपोर्टेड वो भी हमें मंगाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी आइटम जब तैयार होती है तो उसमें 50 तरीके के मटेरियल यूज़ होते हैं। कुछ इंटरनली है तो चीज़ें, अदरवाइज मटेरियल का तो देखिए फ्लो होता ही होता है, उसको तो आप रोक ही नहीं सकते। और रॉ मटेरियल की मैंने आपको बताई थी वैल्यू, कि रॉ मटेरियल की किसी भी फिनिश गुड्स में वैल्यू सबसे कम होती है। सबसे जो मेन चीज़ है वो है मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग या असेंबलिंग। इन 3 चीज़ों में खर्चे होते हैं।
ये आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा कि जब भी वो उससे पूछते हैं कि आपके प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है, तो वो सबसे कम होती है। उसके बाद वो बताते हैं कि जी या तो ट्रांसपोर्टेशन हमारी बहुत महंगी होती है, स्टोरेज हमारी बहुत महंगी होती है ना, या हमारी प्रोसेसिंग बहुत महंगी होती है, या हमारी गुड्स जो है कुछ टाइम बाद वेस्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें, तो रॉ मटेरियल की वैल्यू हमेशा कम होती है। फिर भी वो रॉ मटेरियल भी मंगाएगा अपने प्रोडक्ट को मंगाने के लिए, तो इसमें यहाँ पे मोटी कैपिटल चाहिए होगी। और यहाँ पे एक ब्लॉकेज भी हो जाती है कि भाई जो है मैं कस्टम ड्यूटी इतनी ज़्यादा पे करूँगा या इतना पर ज़्यादा टैक्स पे करूँगा, तो वो मोटिवेट नहीं हो पाता कि वो इंपोर्ट को छोड़ दे, क्योंकि इंपोर्ट में सारी चीज़ें बनी बनाई आ रही है। दूसरा, जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें 50 तरीके के रिस्क होते हैं, लेबर को इतना मैनेज करना। दूसरा, हर चीज़ गवर्नमेंट ने कंपनियों पे डाली हुई है कि भाई आप ESIC लो, लेबर को मैनेज करो, उनको कोई बीमारी हो गई, ये हो गई, वो हो गई, आप कंपनी का लाइसेंस लो, हर चीज़ जो है कंपनियों पे डाली हुई है। जबकि उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं, स्पेशली मैं बोलूँगा मेडिकल रिलेटेड फैसिलिटी हो गई, एजुकेशन रिलेटेड फैसिलिटी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड फैसिलिटी हो गई, ये सारी चीज़ें ऐसी है जो गवर्नमेंट को सीधे तौर पर खुद से देना चाहिए। ठीक है, एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई आप ये बता दो आपके पास कौन कौन काम करता है, आपको और कुछ नहीं करना, आपके पास कौन कौन काम करता है हमें ये डिटेल बता दो, ताकि हमें ये पता रहे कि इकोनॉमी में कौन बंदा ऐसा है जिस पे काम है, कौन बंदा ऐसा है जिस पे काम नहीं है, और किसकी क्या स्किल्स है, उससे हमें भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा। लेकिन सब चीज़ें उसी पे डाल देना तो ये उसको डीमोटिवेट करता है। तो इस वीडियो का मेन सार यही है कि कस्टम ड्यूटी मशीनरी पे और रॉ मटेरियल पे बहुत कम होनी चाहिए, लगभग ना के बराबर होनी चाहिए। इनफैक्ट हम GST को भी रेकमेंड करेंगे कि वो लगभग ना के बराबर होना चाहिए। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, कस्टम ड्यूटी को भी हम इनडायरेक्ट टैक्स ही मानते हैं, तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है क्योंकि वो इनडायरेक्ट है, तो जो वो लगने चाहिए उनका जो रेट ऑफ परसेंटेज होना चाहिए वो भी बहुत ही कम होना चाहिए। आप कहेंगे कि जी इसका मेन फ़ायदा तो बिजनेसमैन को हो जाएगा, व्यापारी वर्ग को हो जाएगा। तो ठीक है, अगर बिजनेसमैन को, व्यापारी वर्ग को होगा तभी तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलेगा, ये मैन्युफैक्चरिंग खोलेगा, प्रोसेसिंग करेगा, असेंबलिंग करेगा, और उससे क्या होगी, जॉब प्रोड्यूस होगी, उससे क्या होगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, नौकरियां बढ़ेंगी। दूसरा नुकसान क्या होगा, हर पॉइंट्स के A फैक्टर और B फैक्टर जरूर होते हैं, यानी कि कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे। दूसरा ये होगा कि कस्टम ड्यूटी जो अभी कलेक्शन है, गवर्नमेंट का जो कलेक्शन है वो काफ़ी हद तक गिर जाएगा, क्योंकि उसमें अगर जो पार्ट होगा मशीनरी का, ये रॉ मटेरियल का, वो उससे जो गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी अभी रिसीव्ड होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो देखिए, गवर्नमेंट की अगर कलेक्शन कस्टम ड्यूटी की कम होगी तो गवर्नमेंट करती है, अब इस कस्टम ड्यूटी से वो क्या करेगी, जॉब प्रोड्यूस करेगी, लोगों का वेलफेयर करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का जो डिजाइन है वो इसीलिए कि रोटेशन ऑफ फ्लो बना रहे, लोगों का वेलफेयर होता रहे, एक सर्कुलेशन बना रहे। तो जब यहाँ पे गवर्नमेंट की कुछ कस्टम ड्यूटी कम हुई तो ऑलरेडी जॉब बढ़ गई, ऑलरेडी लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई, ऑलरेडी जो है देश की जो हम जिसे कहते हैं कि इकोनॉमी, मान लीजिए जितने भी है, मान लीजिए 3.5 ट्रिलियन है, तो इसमें मेन जो ये 3.5 ट्रिलियन है या 3 ट्रिलियन है, कभी 5 ट्रिलियन होगी, कभी 2 ट्रिलियन थी, मेन सोर्स इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग से ही आना चाहिए। अगर ये हमारा हमेशा बेहतर रहेगा तो हम हमेशा तरक्की की राह पर रहेंगे। और इसमें जितना फैक्ट या जितना इम्पोर्टेंट रोल इंपोर्ट का हो जाएगा, यानी इंपोर्ट बढ़ती जाएगी, उतना आप धीरे धीरे देखेंगे कि हमारी परचेजिंग पावर धीरे धीरे डाउनफॉल जाती जाएगी, यानी कि कम होती जाएगी। तो इस वीडियो में मोटा मोटा सार यही है। और साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट्स कि कोई पार्टी ऐसी पॉलिसीज़ के बिहाफ पे वोट मांगे तो हमें ज़रूर ऐसी पार्टियों को वोट भी करना चाहिए। मतलब हमें मुद्दे यही देखने चाहिए कि कौन कौन सी पार्टियां किस तरीके से पॉलिसी मेकिंग कर रही हैं कि हम इस तरीके से करेंगे, उस बिहाफ पे अपना वोट दें। क्योंकि एक चीज़ मैंने और देखी है कि हर कोई कहता है कि भाई हमने सरकार सही नहीं चुनते या हम वो चीज़ें देखते नहीं हैं। तो ये तो देखिए किसी भी देश में हो, हमेशा 2-3 सरकार में बहुत ज़्यादा कोई ऑप्शन होते ही नहीं है। हर देश के अंदर 2 या 3 या 4 पार्टियां ही मेन होती है, उन्हीं में रोटेशन घूमता रहता है। तो हम डिज़ाइन ऐसा चाहते हैं, ये एक परामर्श के तौर पर है, ये जो पूरा कस्टम ड्यूटी का जो मैंने बताया, अगर किसी को अच्छा लगे
किसी सरकार तक को अच्छा लगे कि हाँ भाई ये ठीक है, ये बात अच्छी है और ये करनी चाहिए, तो इम्प्लीमेंट करें, वो कोई भी सरकार हो। और उसी ब्याह पे हमें जो है पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए जिसमें कि सरकार का रोल कम से कम हो जाए और जो डायरेक्ट बेनिफिट है या जो जो प्रोडक्शंस है या मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ती रहे। अभी क्या हो रखा है, हमने सरकार पे इतना बर्डन दे रखा है कि हर चीज़ पहले सरकार पे जाएगी पैसा, उसके बाद वो प्रोड्यूस करेगी। अरे सरकार को भी थोड़ा सा फ्री करो, उसकी जिम्मेदारियों को कम करो। तो यहाँ पे क्या, उसकी जिम्मेदारी कम हो गई, यानी उस पर कलेक्शन कम हुई, लेकिन ऑटोमेटिकली आपने क्या देखा कि जो सरकार खुद करती, यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली हो गया। थोड़ा बहुत अगर पॉलिसी में चेंज करा जाए तो आप जैसा कि समझ गए होंगे, यही इस वीडियो में बताने की कोशिश थी कि, और ये सारा पार्ट है हमारा CSI का। अगर आपने हमारी CSI वाली वीडियो देखी हो, जिसमें कि हम मूलभूत यही मानते हैं कि सरकार की इनकम कुछ नहीं होती, सरकार की ना कोई इनकम होती है ना कोई खर्चे होते हैं। ये तो सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ फंड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड है। तो हम कह रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ फंड इसको भी थोड़ा कम कर दो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड इसको भी थोड़ा कम कर दो, कुछ चीज़ों को मार्केट में खुला छोड़ दो, वो अपने आप उस सर्कुलेशन को बना लेगी। क्योंकि सर्कुलेशन ऑफ फ्लो या सर्कुलेशन ऑफ मनी का फ्लो या जॉब का फ्लो, ये जितनी तेज़ी से घूमेगा, जितना अच्छा घूमेगा, देश उतनी ही जल्दी तरक्की करेगा और ज़्यादा तरक्की करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये सुझाव परामर्श कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, या आपके कुछ सवाल हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी कड़ी में ये अंडर CSI ही है, सेंट्रल CSI का है, एक हमने कॉन्सेप्ट बनाया सेंट्रल एंड स्टेट, आप उसको इंश्योरेंस कह सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन कह सकते हैं। तो उसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में अपनी राय देंगे, कटाक्ष नहीं करेंगे, हम अपनी राय देंगे, जिसको अच्छी लगती है और जो इस पोजीशन पे है कि वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, तो बिल्कुल यही, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल यही करो, लेकिन ये एक राय है। इस तरीके से आप छोटी मोटी चीज़ों में चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कस्टम एक्ट जो है ये काफ़ी पुराना है और इसको लगभग ऐसा ही उठाया गया है, बहुत ज़्यादा इसमें कभी चेंज भी नहीं हुआ। मतलब पहले सेल टैक्स था, उसके बाद वैट आया, उसके बाद GST आया, लेकिन जब भी ये एक्टों में चेंज हुआ है, कस्टम ड्यूटी में बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो कस्टम ड्यूटी में हमारे हिसाब से हमें एक बड़ा चेंज करने की आवश्यकता है, जिसमें कि हमें इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां को वो प्रमोट हो, मोटिवेट हो। क्योंकि कहने से कुछ नहीं होता, हमें पॉलिसीज कंपनियों के हिसाब से बनानी होंगी और उनको इस तरीके से डिज़ाइन करना हो कि वो उनको इंपोर्ट के बजाय सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग करना ज़्यादा आसान लगे, ज़्यादा सुरक्षित लगे और उसमें ज़्यादा फ़ायदा हो। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज की तारीख में हम विदेशों पे निर्भर हैं। आप मोबाइल में देख लीजिए, मोबाइल में इतने ब्रांड हैं, लेकिन ज़्यादातर सच्चाई यही है कि उसमें हम इंपोर्ट करते हैं। मोबाइल मार्केट के अंदर भारत देश का सिर्फ इतना काम है, या उनकी कंपनियों का सिर्फ इतना काम है कि वो एक लोगो बनवाती हैं, एक नाम बनवाती हैं, एक ऐड करवाती है लोकल फिल्म स्टार से या किसी से भी, और इंपोर्ट करती है और चिपका देती है। उनमें किसी तरीके की R&D या बहुत ज़्यादा नहीं है जिसको वो अपना की फैक्टर बना सके कि भाई हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ है, हमने ये खुद करा है। पहली बात तो कि देखिए, हर चीज़ खुद करने की ज़रूरत भी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बिल्कुल स्क्रैच से करी जाए, लेकिन ये कि आप ये तो कह सके कि भाई मेरा कुछ है। मान लीजिए अब किसी देश को सपोज दैट कोई ब्रांड अच्छा लगता है और वो कहता है कि जी हम आपसे मंगाना चाहते हैं, उसे ये पता चलता है कि जी आप तो खुद दूसरी कंपनी से ही मंगा रहे हो सारे के सारे, तो वो हमसे थोड़ी ले लेगा, चाहे हमारा कितना ही बड़ा ब्रांड हो। तो ब्रांड बनाने का मतलब यही है कि हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, हम इतने कैपेबल हैं। और एक्सपोर्ट में आदमी तभी एक्सपोर्ट कर सकता है जब वो उसको बनाता हो। भाई एप्पल है, एप्पल अपनी चीज़ें चाहे कहीं से बनवाए, लेकिन जो R&D सेक्टर है पूरा का पूरा वो एप्पल का खुद का है। उसमें एप्पल जैसे मर्जी चेंज कर ले, अब वो चाइना में बनवाए, भारत में बनवाए, कहीं भी बनवाए, लेकिन जिसको एप्पल चाहिए, जिस कंट्री को एप्पल चाहिए, उसको डील एप्पल से करनी है, उसको किसी और कंट्री से तो डील करनी ही नहीं है। ऐसी सैमसंग है,
सैमसंग कहीं भी किसी भी कंट्री में बनवाए कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं अपनी कंट्री में बनवाऊंगा, मुझे फिर भी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग के चार्जेस देने होंगे। मैं किसी और कंपनी में बनवाऊंगा, मुझे फिर भी देने होंगे। मुझे मेरा प्रॉफिट मैं किसी थर्ड कंपनी में बनाऊंगा, मुझे तो वो तब भी मिल जाएगा, मुझे कोई लॉस नहीं है। और जो कस्टमर है वो मुझसे ही काम करेगा, क्योंकि ब्रांड मेरा है, इस पर सारी पकड़ मेरी है, मैन्युफैक्चरिंग मेरी है, R&D मेरी है। अब मैं कहीं से कुछ भी बनाऊँ, इसीलिए वो अलग 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 जगह से अलग अलग चीज़ें भी बनवाते हैं। तो देखिए, अब जैसे कि बहुत हो रहा है कि आईफोन सस्ता हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। आईफोन कैसे सस्ता हो जाएगा? अभी आईफोन आई थिंक 13 या 14, ये कह रहे हैं कि 15 भी इंडिया में बनने लगा है। बनने लगा है का मतलब असेंबलिंग हो रही है। लेकिन मैं कहूँगा चलो एक स्टेज तो शुरुआत असेंबलिंग तो हो, असेंबलिंग से फिर प्रोसेसिंग पे या मैन्युफैक्चरिंग पे आप धीरे 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 आ जाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सस्ता हो जाएगा, नहीं, ये आई थिंक मिसकॉन्सेप्ट है। वो सस्ता क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए, जब आप मोबाइल की असेंबलिंग करेंगे तो जाहिर बात है उसमें बेसिकली इंपोर्ट होगी, इंपोर्ट ही होगी ना। तो जब आपने इंपोर्ट जो फिनिश गुड्स है, मान लीजिए उस पर 18% कस्टम ड्यूटी है सपोज है, अब उसकी जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल मतलब अनअसेंबल्ड, अनअसेंबल्ड प्रोडक्ट, उस पर भी मान लीजिए 18% है। तब जब हमने ड्यूटी दे ही दी 18%, तो हम चीज़ों को अलग अलग लाए या इकट्ठे लाए, क्या ही फर्क पड़ता है। उसके बाद जो थोड़ी बहुत असेंबलिंग कॉस्ट होगी वो उसकी किसी और कंट्री में लगे या इस कंट्री में लगे, उस कंपनी को तो कोई बेनिफिट हुआ नहीं, ना ही इसका बेनिफिट लोगों को हुआ, क्योंकि लोगों की जेब से अभी भी वो कस्टम ड्यूटी के चार्जेस जा रहे हैं, अभी भी वो असेंबलिंग के चार्जेस जाएंगे। तो वो मोबाइल सस्ता कहाँ से हो जाएगा? हाँ, सस्ता जब जरूर होता। इनफैक्ट जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो खुद शायद अगर इस तरीके से हो तो खुद हमारे देश को अप्रोच करेंगे कि जी हम यहाँ पे करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। अब सपोज डेट वो कहेगी जी इस कॉन्सेप्ट के जरिए अगर देखा जाए तो एप्पल अगर अपना फिनिश गुड्स इंपोर्ट करता है तो उस पर लगेगा मान लीजिए 18%। वहीं अपना वो रॉ मटेरियल अगर करता है तो वो 1% या 2% करेगा। यानी कि उसकी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर यहाँ पे लग जाती है तो वो सीधा सीधा अपनी जो कॉस्ट है वो 15% गिरा सकता है। यूँ कह ले कि उस कंपनी का प्रॉफिट 15% बढ़ सकता है, आप यूँ भी कह सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, अगर उस कंपनी का प्रॉफिट 15% आप कहेंगे कि बढ़ेगा, जी वो तो उस कंपनी का बढ़ जाएगा, हमें तो फायदा फिर भी नहीं हुआ। लेकिन रॉ मटेरियल जब आएगा तब देखिए जो जॉब्स है वो असेंबलिंग से कन्वर्ट होंगे, वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बन जाएगा, पूरी उसकी प्रोसेसिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोसेसिंग होगी, असेंबलिंग होगी। उससे क्या होगा, जॉब प्रोड्यूस हो जाएंगी। उससे क्या होगा, परचेज पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो कुल मिला के जो ये जो मेन सेक्टर हैं जिनमें की खर्चा होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया एप्पल का भी रॉ मटेरियल की कॉस्ट बहुत कम होगी, तो उसकी जो मेन जो खर्चा होता है वो खर्चा सारा इंडिया में अब कंज्यूम होगा, इंडिया को मिलेगा, इंडिया के लोगों को मिलेगा। तो फिर उनकी जो है परचेज पावर इंक्रीज हो गई, जॉब इंक्रीज हो गई। तो कुल मिला के मैन्युफैक्चरिंग अगर इन इंडिया ही होती है तो उसका बहुत ज़्यादा लाभ होता है बजाय इंपोर्ट के। और इंपोर्ट करना प्रिफर्ड क्यों कर रही हैं आजकल कंपनियां, उसका भी मैंने रीज़न बताया। क्योंकि आई थिंक मेरे हिसाब से एक तो बहुत ज़्यादा कैपिटल लगती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी को प्लांट लगाना है तो उसे मशीनरी लगानी है, उसे रॉ मटेरियल लेना है, उसमें एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। दूसरा, उस कंपनी को रन करने में बहुत ज़्यादा जो है एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। तो हर चीज़ की एक वैल्यू उसको मिलनी चाहिए, उसका रिगार्ड मिलना चाहिए, जो कि उसे इतना नहीं मिल पाता होगा शायद, इसलिए वो इम्पोर्ट करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो हम आपको अगली बारी बताएंगे, अगला हमारा टॉपिक होगा कि किस तरीके से हमें IGST को भी, क्योंकि IGST भी इनडायरेक्ट टैक्स में ही आता है, IGST को भी हमें बहुत कम कर देना चाहिए। और उसका मेन बेनिफिट क्या गरीब आदमी को मिलेगा, क्या वो अमीर आदमी को मिलेगा, या क्या सभी को मिलेगा? क्योंकि पॉलिसी इस तरीके की होनी चाहिए, उसमें अमीर गरीब का कोई कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए। जो बेनिफिशियल है वो सबके लिए बेनिफिट होगा। देखिए, हमें कोई रॉबिन हुड सरकार नहीं चाहिए जो अमीरों से ले और गरीबों को दे। इस तरीके की सरकार का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। इस तरीके से हम आपस में ही दुविधा में रहेंगे कि भाई उसका हक हमने मान लिया या हमारा हक उसने मान लिया, इस तरीके से रहेंगे। हमें सरकार ऐसी चाहिए जो सभी के लिए सही हो, और इस तरीके से हम करते हैं तो एक बिजनेसमैन के लिए भी सही होगा, एक कंज्यूमर के लिए भी सही होगा, जो अपनी सर्विसेज देते हैं
देश में इस रोटेशन ऑफ लॉ में उनके लिए भी सही होगा, तो सभी के लिए ज़्यादातर सही होगा। हाँ, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें पहली बार में तो उसे लगेगा कि मेरे को नुकसान है, बट हमने बताया कि सरकार के हिसाब से भी सही होगा, क्योंकि सरकार पे भी हर चीज़ का बटन डालने की जरूरत नहीं है। आगे हम बात करेंगे कि इस तरीके से जीएसटी को कम करके भी हम ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। बाकी सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से, धन्यवाद। और वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल अकाउंटेक को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये जो सारा स्ट्रक्चर जो भी हमने बताया, ये हमारी कोशिश है एक सीरीज़ रहे जिसका अभी हमने नाम सोचा है इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी को अकाउंट्स के माध्यम से समझने की कोशिश करी जाएगी और कुछ विचार, कुछ परामर्श शेयर करे जाएंगे। और अगर आपको भी इसमें कुछ अपने विचार समझ में आए तो आप भी अपनी वीडियो बना के सरकार को अपनी बात बताइए, क्योंकि YouTube के जरिए एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफार्म है जिसके ज़रिए हम अपनी बातें सीधे उन लोगों तक रख सकते हैं जो कि पॉलिसी मेकिंग है, या पॉलिसी को कंट्रोल कर सकते हैं, या पॉलिसी को बना सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। बेशक हम वहाँ उस स्थिति में नहीं हैं, लेकिन अपनी बात रख सकते हैं। ये सिर्फ इतना ही था, किसी पे कटाक्ष करने की या ब्लेम करने की या किसी सरकार को पॉइंट आउट करने की हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। एक थॉट, एक विचार मन में आया कि किस तरीके से बेहतर और बेहतर हम अपने देश को बना सकते हैं, उसी दिशा में इस कदम को हम आगे लेके जाने। तो धन्यवाद।